Sangeeta ma'am, please make me the host. ओके है सब कुछ? हाँ जी मैम, आप जी मैम। ओके ओके, तो आज को हमारा जो डिस्कशन है, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेन थीम ये है कि हमें एक स्लोगन बनाना होगा, एक नारा, जागरूक भारत, पोषित भारत, स्वस्थ भारत, देन सशक्त भारत। सबसे पहले हमें जागरूक होना है, उसके बाद पोषित होना है, तो स्वस्थता आएगी और हर तरीके से हम सशक्त होंगे। जागरूकता हमारी पहला पायदान होगा हमारा जागरूकता का, उसके बाद पोषण, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद हम सशक्त होकर पूरे वर्ल्ड में छा जाएंगे। तो इस लाइन के साथ अब मैं खत्म करती हूँ। अब आप लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर और भी हैं हमारे साथी, वो कुछ कहना चाहेंगे तो उनको भी हम सुने, उनको भी मौका दें। जी बिल्कुल, ऑडियंस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो मोस्ट वेलकम। कुछ भी कहना चाहता है? मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। सीमा मैडम से एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हम बोल रहे हैं कुपोषण, कुपोषण एक ऐसा शब्द लगता है जो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आता है, गांव मोहल्ले में लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। तो कुपोषण और भूखमरी में क्या अंतर है? देखिए, भूखमरी में तो भूख तो यह है पेट भरने के लिए हम कुछ भी खाएं, है ना, लेकिन मिलता क्या है लोगों को? जो कुपोषण में वही पहुंचते हैं जो बेचारे जिनको खाना नहीं मिलता। ऐसा नहीं, खाना नहीं मिलता ये भी ठीक है, फिर भी पेट तो हम भर सकते हैं। पूरी बैलेंस डाइट जब हमको मिले वो तो पोषण। तो खाना ही नहीं मिलता ना मैडम, जब खाना ही नहीं मिलता है तो भूखमरी के लेवल पे पहुंच गए ना वो लोग। हाँ, लेकिन कुपोषण कहाँ हुआ? तो आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं सर। आपकी बात ठीक है कि भूखमरी हो गई तो कुपोषण हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है, जानकारी नहीं है, हमारे पास भोजन है, फिर भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसे वो तो बहुत कम रेट, वो तो बहुत कम लेवल पे होता होगा मैडम। वो कम लेवल पर होता है, लेकिन होता है ऐसा। लेकिन जिनके पास खाना नहीं है वही उन्हीं को हम कुपोषण बोलते हैं ना। तो उसको भूखमरी क्यों नहीं बोल देते हम कि दे आर एट दी वर्ज ऑफ? ना, भूखमरी अलग चीज हो जाती है सर। आप नो मनोज सर, मैं बता रही हूँ, नहीं कर पा रहे हैं हम। मनोज सर, कुपोषण। सरिता मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट। सॉरी। कुपोषण मतलब कुपोषण सर, वो गलत पोषण, मतलब वो ज्यादा भी, यस, वो ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, तो गलत पोषण कब होगा? जब या तो आपको जानकारी ना हो, या तो आपको जानकारी ना हो तब गलत पोषण होगा, या आपको खाने को नहीं हो तब गलत होगा। तो ऐसे बहुत कम केसेस हैं जहाँ पे कम जानकारी की वजह से। सर, भूखमरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्यादा पोषण भी हो सकता है। कई बार ज्यादा की वजह से मोटापा बढ़ गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया। अपने देश में ऐसे ज्यादा केसेस नहीं है। जो लोग जानकारी कम है और फिर भी मतलब जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है और खाना नहीं है, तब वो कहाँ से खाएंगे? उनके पास तो खाना है ही नहीं। जानकारी ले भी लेंगे तो फिर कुछ केसेस ऐसे भी है सर। कुपोषण से मतलब यही है, भूखमरी इसलिए नहीं कह सकते उसको, भूखमरी इसलिए नहीं कह सकते सर। कुपोषण गलत पोषण। मुझे ऐसा लगता है भूखमरी कहने से लोग, आम जनता समझ जाती है कि भूखमरी मतलब भूख से मर रहे हैं लोग, खाने को नहीं मिल रहा उनको, वो अलग, तो भूखमरी हो गई। वो अलग चीज हो गई। और कुपोषण बोल दो तो आम जनता दोनों चीजें अलग है सर। आप यहाँ पर हम टॉपिक नहीं, मनोज सर, जो हाई सोसाइटी, मनोज सर, जो हाई सोसाइटी, मनोज सर, जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जैसे हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम भी कुपोषण के शिकार होते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी ना कहेंगे हम भूखमरी में हैं, हम कुपोषित हैं, क्योंकि हम उल्टा सीधा खा रहे हैं ना। तो हम अच्छा, ऐसे केसेस नहीं है मैडम। ऐसे केसेस तो वो अपनी उनकी कमजोरी की वजह से, मतलब कि वो एंजॉय करना चाहते हैं, दे कैन ईट एनीथिंग, दे व्हाटएवर दे वांट टू ईट दे कैन ईट, वो अलग बात है। उनको हम भूखमरी उसमें कुपोषण में नहीं ला सकते उनको। दे आर जस्ट बिकॉज के दे वांट टू ईट एट एनी केस, इसलिए वो खा रहे हैं। बोथ आर डिफरेंट ना, both cases are different. Okay, audience, I think we should bring it to the end.
बट आई वुड से कि मनोज सर का जो लॉजिक है वो काफी प्रेज वर्दी है। नहीं, मैं मनोज सर, मैं क्वेश्चन और है मेरा, मैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू करूं सर। जैसे कोई खा खा के ओबीज हो गया तो वो भी कुपोषित है, वो कुपोषित है। वो तो मैडम कुपोषित वो मानेगा ही नहीं, वो तो खा खा के ही हो गया है। वो ना माने ना, वो ना माने, हम बोलेंगे ना उसको, मत मानने दीजिए उसे। मैंने जैसे बताया था में कि जो ओवर ईटिंग मतलब अल्पता और अधिकता दोनों ही हार्मफुल है। जब ज्यादा खा लेते हैं तो उससे और बीमारियां हो जाती हैं, तो वो भी कुपोषण ही है। दैट इज आल्सो मैडम, लेकिन केसेस ज्यादातर इंडिया में कौन से केसेस आपको मिलते हैं? जिनके पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए वो दोनों ही मिलते हैं सर, दोनों ही मिलते हैं, पहुंच जाते हैं। बीमारियां भी तो हो रही हैं, इसीलिए तो हो रही हैं सब। चलिए छोड़िए। ज्यादातर अपने यहाँ इंडिया में 80% ऑफ द पीपल स्टिल लिव इन द विलेजेस, तो वो तो काम खूब करते रहते हैं, वो इतने ज्यादा मोटे नहीं है। केवल 20% शहर में रहते हैं बस, और उसमें भी हार्डली 5% ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छा खाना मिलता है, जो मोटे हो रखे हैं। तो ऐसा परसेंटेज तो बहुत कम है ना मैम। अच्छा, दूसरा मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोलते हैं कि माँ को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, और सबको वो देती है ध्यान, बच्चों को देती है, माता पिता सबको देती है, और अपने पे नहीं देती है। तो क्या हमारे समाज में ये एक सोच नहीं है कि अगर वो माँ ज्यादा खाएगी और वो अगर तंदुरुस्त रहेगी तो फिर लोग ये कहेंगे ये तो खा के बहुत चंगी हो रखी है, इसको क्या जरूरत है इतनी? सर ऐसा है हमारे समाज में सोच नहीं सर हमारे यहाँ ये सोच नहीं है। अगर सब वो अवॉइड करती है, नहीं तो वो अवॉइड करती है, पहले मैं सबको खिला दूं, उसके बाद में खाऊंगी। नहीं, बाद में खाऊंगी, ये तो करती है ना। दैट इज राइट। लेकिन जो बचेगा वो खा लूंगी, ना, वो गलत है। बाकी लोग ध्यान नहीं देते ना। अगर माओ पे ध्यान पति लोग और उनके जो घर वाले हैं वो दें, तो वो क्यों कमजोर रहेंगी? सर कमजोर से मतलब ये नहीं है कि पतला होना, मतलब न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे हैं उनको, तो नहीं तो जब हम सबको दे रहे हैं तो हमारी भी तो ड्यूटी है कि हम खुद लें। नहीं तो आप सपोज आप नहीं ले पाते हो, तो क्या घर वालों की ये ड्यूटी नहीं है कि वो माओ को खिलाएं? तो घर वालों को क्या पता कि हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? नहीं, क्यों दिखता नहीं है क्या? उनको दिखना चाहिए, ये चीज तो पता चल जाती है ना मैम। वो बात गलत है, अगर नहीं खा रहे हैं तो उनको खिलाना चाहिए। आई एग्री। बिल्कुल। ओके, होप मनोज सर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आपने अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस आपने पुट अप किए, काफी बेस लेवल पे जाके। आई थिंक मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। सो थैंक यू मनोज सर, थैंक यू रजनी मैम। आई थिंक कहकशा मैम को भी इसका आंसर देने का मौका मिले। मनोज सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन विद कहकशा मैम। ओके, सो अब मैं आप लोगों को I have already asked my questions. Okay, thank you sir. तो अब मैं ये पूछना चाहूंगी आप सबसे कि सितंबर को मैल न्यूट्रिशनल मंथ बोल दिया गया है, तो आप लोग के हिसाब से ऐसा क्यों? ये सितंबर मंथ को हमने मैल न्यूट्रिशन टैग क्यों किया हुआ है? सविता मैम, I think she is not with us. Okay, so Seema ma'am, are you there? Okay, meanwhile, रजनी मैम, हम आपसे ही दोबारा पूछते हैं। मैम, ये सितंबर को हमने ये मैल न्यूट्रिशनल मंथ क्यों बोल रखा है? ऐसा हम स्पॉटलाइट में ये क्यों आ रहा है? आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि बरसात आती है, वो मौसम चेंज होता है तो बीमारियां होती हैं, तो इसी में ज्यादा हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। इसी मंथ से मतलब एकदम से मौसम चेंज होता है। मैम, क्या इसका हम रीजन कोरोना भी बोल सकते हैं? नो, कोरोना तो कब से चल रहा है, कोरोना नहीं है इसका रीजन। दैट इज मतलब एटमॉस्फेयर में चेंज आता है ना, तो उसकी वजह से बीमारियां होती हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, उनके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज वो हमारे गेस्ट से पूछें।
Kehkasha ma'am, are you there? Kehkasha ma'am, am I audible to you? I think some network issues. Hello, Prati. Yes. हाँ. Hello, Prati. What? Hello ma'am. Yes, yes. मैम आप चूंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप मैल न्यूट्रिशन के बारे में आप प्लीज अपने व्यूज हमसे शेयर करिए. Okay. Malnutrition. Malnutrition, basically, it's a combined term, है ना? Undernutrition and overnutrition is combinedly called as malnutrition. Okay. हम खाली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है किसी की बॉडी में, कोई लीन बॉडी है या अंडर नरिश है, उसी को हम मैल नरिश नहीं कहते हैं. अगर कोई ओवर नरिश्ड है, ओवर वेट है, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो कम अंडर मैल नरिश्ड पर्सन, है ना? तो मैल न्यूट्रिशन इट्स अ कंबाइंड वर्ड. ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन इज कंबाइंडली कॉल्ड एज मैल न्यूट्रिशन. एंड इन मैल न्यूट्रिशन several deficiencies like vitamin B1 pura combinedly, B complex deficiency, B1, B2, B3, B4, all these comes kwashiorkor and marasmus, all these conditions are come under malnutrition. And basically malnutrition बहुत ज्यादा important होता है जब हम लोग community surveys malnutrition कंडीशन है कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर अपने पर्सनल. Dave Bose, please mute yourself. Thank you, ma'am. Please continue. मैल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है कि एक पर्सन वेदर ही इज वेल नरिश्ड और मैल नरिश्ड, इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए एक वाटरलो का क्लासिफिकेशन है, गोमेज क्लासिफिकेशन, सरिता भी जानती होगी, जिसमें हम लोग बीएमआई कैलकुलेट करते हैं. तो बीएमआई जो है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग पर्सन का वेट और उसकी हाइट जो है, हाइट शुड बी इन मीटर, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मुझे लगता है कि हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग अपना अपना बीएमआई कैलकुलेट करके देखें तो हम लोग खुद ही अपना पता लगा सकते हैं कि हम मेल नरिश्ड हैं कि वेल नरिश्ड हैं और हम लोग नॉर्मल है. तो बीएमआई जो फाइंड आउट करा जाता है या कैलकुलेट किया, एक मतलब एक बेस है टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज मैल नरिश्ड और ओवर नरिश्ड और अंडर नरिश्ड और वेल नरिश्ड. तो बीएमआई कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर्सन की न्यूट्रिशनल स्टेटस को, और बीएमआई का फॉर्मूला है. और बीएमआई में मतलब एक रेंज होती है 18 to 25 अगर आ रही है तो इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल. तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है, जैसे कि अब हम लोग सब एडल्ट हैं, तो अगर हम लोग ओबीज हैं तो हमें अपना हाइट तो हम बढ़ा नहीं सकते और ना घटा सकते हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वेट पे. तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा वेट ओवर वेट है कि अंडर वेट है. हमें अपने वेट को ही मैनेज करना है. अगर हम अंडर नरिश हैं तो हम और खाएं ताकि हमारा वेट हम पुट ऑन करें, और अगर हम ओबीज ग्रेड में आ रहे हैं या थोड़े भी ऊपर जा रहा है हमारा बीएमआई, तो हम अपने वेट को रेगुलेट कर सकते हैं. तो ये बीएमआई के थ्रू हम लोग अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को, जितने भी डाइटिशियंस हैं जब डाइट चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले वो लोग बीएमआई कैलकुलेट करते हैं पर्सन का या पेशेंट का, किसी का भी. तो उसका वेट और हाइट का जो रेशियो होता है जो उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो उसी के बेसिस पे फिर हम लोग आगे डिफाइन करते हैं कि उसको किस तरीके की डाइट देनी है. मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो कॉम्पोजिशंस हैं वो उसी पर डिपेंड करते हैं. बाकी जो कंडीशंस हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस जितनी भी हैं, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी है, विटामिन बी, मिनरल डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, ऑल दीज deficiencies or all these conditions come under this malnutrition state. लाइक अनीमिया है, अगर कोई एनेमिक है तो वो भी malnourished है. अगर किसी को विटामिन बी डिफिशिएंसी है, बी कॉम्प्लेक्स डिफिशिएंसी है, विटामिन ए डिफिशिएंसी है, all these persons come under this malnutrition state.
और मेल न्यूट्रिशन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्सन को मेल नरिश्ड कंडीशन में होने के लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी मतलब एजुकेशन लेवल, कभी कभी हमें पता नहीं होता है प्रॉपरली, हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तब हम कोई भी पर्सन जो है वो मेल नरिश हो जाता है। कभी कभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हमें पता है और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग अनअवेयर हैं अपने रिसोर्सेज से। और बहुत सारी कंडीशंस हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारे सोशल बैकग्राउंड है, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंडली इन्फ्लुएंस द पर्सन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। और कभी कभी हम लोग डिजीज कंडीशन में हैं, अननोइंगली हम लोग कुछ इस तरीके के फूड आइटम्स लेते जा रहे होते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो डिफिसिट हो जाती है। और ये मेल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोन होती है बच्चों के लिए और लेडीज, क्योंकि हम लोग हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है। हम लोग हमेशा से बचपन से सिखाया जाता है कि भैया को दे दो, पापा को दे दो और खुद मत खाओ, तो कभी दूध भी नहीं पीना है। तो लेडीज ज्यादातर ये फोकस करती हैं कि मतलब अपना, मतलब जैसे हम ही लोग हैं, अपने हस्बैंड को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया और थोड़ा बहुत बच्चा, तो उससे क्या होता है लेडीज की ही बॉडी जो है वो प्रोन हो जाती है धीरे धीरे। और मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन कोई एक दिन में नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आज हमने कम खाया तो कल हम मेल नरिश्ड हो जाएंगे। ये एक सीरीज ऑफ चेन ऑफ रिएक्शन है जो लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स हम लोगों को शो होते हैं हमारी बॉडी पे। और क्या कहेंगे कि जब तक हम लोग यंग होते हैं तब तक हम लोगों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता है कि हमारी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट की या कौन से विटामिन की कमी है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की एज पास होती जाती है तो लाइक अब जैसे हम लोग अब स्टेज अबव 40 की जो स्टेज आती है, जब हमारे बॉडी जो है थोड़ी सी रिलैक्स मतलब डिट्योरेट होने वाली स्टेज में, जब हम एडल्ट से पास कर जाते हैं, तब पता चलता है कि तब पता चला कि घुटने में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है। तो फिर टेस्टिंग हो रही है तो पता चला कि अनीमिक हो गए हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन ई कम हो गया है बॉडी का। तो ये सब एक दिन में नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीजंस है। हमारी बॉडी का लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस है, हमारा वर्किंग कल्चर है, हम लोग सुबह प्रॉपरली ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और भाग जाते हैं कि कॉलेज जाना ज्यादा जरूरी है, ऑफिस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने को बॉडी को नहीं देखेंगे। ये मतलब हस्बैंड नाश्ता कर ले, बच्चे खा ले और हम चले जाए विदाउट चाय और विदाउट नाश्ता हम चले जाएं। तो और लेडीज के पास काम भी, मतलब मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी यहाँ पे वर्किंग लेडीज है सब एग्री करेंगी, सरिता हंस रही है बैठ के हम लोग सब यही करते हैं कि बस बना लिया और लेके चले गए, लेकिन खाया कुछ नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नाइट में हमने डिनर किया और उसके बाद हम पूरी नाइट कुछ नहीं ले रहे हैं, फिर मॉर्निंग में भी हम मुश्किल से 1 गिलास पानी या आधा कप चाय पी के फिर हम कॉलेज चले गए या ऑफिस चले गए और 10-11 बजे हम लंच कर रहे हैं। तो हमने काफी लंबा टाइम जो है हम स्किप कर जाते हैं, जिससे क्या होता है हम सोच रहे होते हैं कि हम मतलब फिट हैं, लेकिन उससे बॉडी ऐसा नहीं है कि हम दुबले हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को तो चलना ही है ना, उसको तो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फिर जब हम 10-11 बजे अपना जो भी टिफिन ले जाते हैं वो फुल ऑफ कैलोरीज होता है हम लोग क्या पराठा ले जाएंगे या जो भी है। तो हम लोग सप्लीमेंट्स पे, जैसे उस दिन भी एक डाइटिशियन मैम बात कर रही थी सप्लीमेंट्स से, हम लोग सप्लीमेंट्स डजंट मीन कि हम कोई केमिकल ले लें और उसको अपनी बॉडी में सप्लीमेंट कर लें। सप्लीमेंटेशन का मीनिंग होता है कि डाइट के थ्रू आप रिप्लेस करें, सप्लीमेंट करें किसी चीज को। जैसे कि अगर हमारा सीरियल प्रोडक्ट्स है, हम सीरियल प्रोडक्ट्स में हमें कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अगर हम मतलब लाइक दिस व्हीट फ्लावर को कि मतलब व्हीट फ्लावर है, रोटी है, तो रोटी अगर अच्छी नहीं लग रही है तो हम दलिया है या फिर सूजी का कुछ है, तो दैट ऑल थिंग्स कम अंडर सप्लीमेंटेशन ना, कि हम सूजी का कुछ हलवा बना लें, उपमा बना लें। और सीरियल प्रोडक्ट्स है, दिस
राइस है एंड बार्ले है, ओट है, ये सारी चीजों को हम सप्लीमेंट करें तो उससे क्या होगा कि अलग अलग सीरियल्स में अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। जैसे व्हीट फ्लावर इज रिच इन प्रोटीन, ग्लूटेन प्रोटीन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे कि और भी हैं, रागी है, बार्ले है, ओट है, इन सारे में अलग अलग तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना स्टेपल डाइट पे फोकस करते हैं। हम लोग व्हीट फ्लावर एंड राइस एंड 2-4 पल्सेस दाल भी हमारी वो गिनी चुनी होती हैं। तो जब हम इस तरीके की डाइट पे ही फोकस कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री डाइट पे कम फोकस करते हैं, हम कॉम्पोजिट वाली चीजें कम ले रहे होते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो होती है वो न्यूट्रिशनली डेफिसिट होती चली जाती है कहीं ना कहीं। और एक दिन में नहीं होता है, बहुत लॉन्ग रन में लाइक 10 to 20 years लगते हैं सारी डेफिशिएंसी क्रिएट होने में बॉडी को। तो उसी से है। और चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब मॉर्निंग में अगर हम विटामिन डी कंटेंट भी बॉडी में प्रॉपरली नहीं होता, और ये जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ना ये इंटरलिंक्ड होते हैं कि अगर आयरन बॉडी में हमने ले तो लिया, जैसे अब आयरन सप्लीमेंट हम ले लेते हैं, लेकिन आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन सी आपने कितना लिया, उस टाइम लिया कि नहीं लिया, ये सब बायोलॉजिकल वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि मतलब हम कह रहे हैं अरे हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमने तो पालक का साग खाया था और हमने ये खाया था और वो खाया था, हमें तो डेफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन तब भी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर टाइम पे उस कॉम्पोजिशन को एब्जॉर्ब करने वाले प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली उसके साथ नहीं लिए, तो वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा प्रॉपरली, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू उस टाइम कम हो जाएगी। तो उस वजह से क्या होता है कि चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती हैं बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तब भी डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत सारी चीजों की। तो बहुत सारे को फैक्टर्स रिलेट करते हैं और पर्सन जो है वो एनीमिक या फिर मैल नरिश्ड या फिर ओवर नरिश्ड। और ओवर न्यूट्रिशन जो है, जैसे हम बहुत सारे ओबीज, हम लोग जैसे हम भी आते हैं ओबीज ग्रेड 1 में बहुत सारे आते हैं, तो हम लोग सोचे अरे हम तो मोटे हैं, हम लोग तो सही हैं तो हम लोग मोटे हैं तो हम लोग वेल नरिश्ड नहीं है, हम लोग भी मैल नरिश्ड की कैटेगरी में आते हैं। ओबीज पर्सन दे ऑल कम अंडर मैल नरिश्ड पर्सन। तो हम लोग अब अपनी लंबाई को तो कम नहीं कर सकते, जितने बढ़ना था बढ़ गए, लेकिन हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए राजीव सर तो बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, मॉर्निंग में योगा कराते। तो हम कहेंगे कि सब लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम लोग अपने वेट को कंट्रोल करें। और बाकी ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हम लोग प्रॉपर डाइट लें। और यही। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें हमें बताई, काफी नई चीजें जानने को मिली। And we have got some questions in the chat box and I will take them very quickly since we are running short of time. So this question is by Purnima Repti ma'am. She is with us. Welcome ma'am. So she asked a question, how does a common woman calculate calories in food? सीमा मैम, मैं ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी, इसका जवाब। सीमा मैम, how does a common woman calculate calories in food? Okay. सीमा मैम, are you there? हाँ जी प्रार्थी। हाँ मैम, yes. इसका हमारे ऑडियंस ने चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक कोई जो कॉमन जो एक फीमेल है वो अपने खाने में कैलोरीज कैसे गिने कि वो कितना कैलोरीज इनटेक कर रही है। हेलो मैम, am I audible to you? I think some network issues. Rajni ma'am. सीमा मैम, रजनी मैम, आप लोग जो भी अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही तो प्लीज आप इसका जवाब दें। We have many more questions.
We have Dr. Astuti with us. I think she can answer it. Dr. Astuti ma'am. मैडम Yes sir, yes sir, yes sir. मेरा वैसे जवाब तो वैसे कॉमन टाइप का जवाब ही रहेगा कि वैसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हम सब्जियां बनाते हैं वो मिक्स हो जाती है सब चीजों में। तो जो सब्जी वाइज हम कर सकते हैं कि अगर आप जैसे बीन्स खाएं और इतनी 100 ग्राम्स या 200 ग्राम्स बनी हुई बीन्स खाएंगे तो इतनी कैलोरी ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी। बट इट इज रियली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि कोई भी एक कॉमन लेडी इन चीजों का ध्यान रख पाए। Really, it is kind of impossible only. So these are just numbers only for those who are very much worried about those calories, very much worried. Only they can count. So they know about these calories, they only can find out all this. Otherwise common lady के लिए तो impossible है। That is my answer. इसलिए तो डाइटिशियन की जरूरत है सर, इसलिए डाइटिशियन की जरूरत होती है ना। हेलो प्राची जी, यस सीमा मैम प्लीज। हाँ जी जी, आपने मेरा क्वेश्चन सुना था? हाँ सुना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ, अब आ रही है आवाज? यस मैम। हेलो हेलो। हाँ मैम, क्वेश्चन ये था कि हाँ मैंने सुन लिया। ऐसा है कि इसमें कैलोरीज का वो हर फूड में, जैसे कि राइस में कितना कैलोरीज है या हम शुगर ले रहे हैं उसमें कितना है, क्या है, ये पूरा एक ऐसे हम एक दिन के तो नहीं बता सकते ना, एक चार्ट वाइज प्रॉपर चार्ट फॉलो करना पड़ेगा डाइटिशियन के थ्रू, तभी हम इन चीजों का प्रॉपरली ध्यान रख सकेंगे, है ना। जैसे बर्बरी तरीके से कि भाई हमने ये खाया, आज हमारे पास इतने कैलोरी हमने यूज किए या इतना हुआ, इस तरीके से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। प्रॉपर चार्ट के थ्रू या अंडर डाइट्रिशियन अगर हम डाइट लेते हैं तब उसको प्रॉपर मेजर। हेलो सीमा मैम। हेलो मैम, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम प्लीज आप कंटिन्यू करिए। So there's a question by Dr. Astuti Verma. She is asking that can we measure BMI in case of under 5 children too for assessing nutritional status? No. इस क्वेश्चन का आंसर हम हैं। हाँ जी मैम। नो, अंडर 5 जो बच्चे होते हैं उनका बीएमआई कैलकुलेट नहीं किया जाता। बीएमआई कैलकुलेशन इज ओनली मेंट फॉर एडल्ट्स। मतलब जो किशोर हैं, मतलब एडोलेसेंट्स हैं या फिर एडल्ट हैं या एल्डरली हैं या ओल्ड एज पीपल होते हैं, बस उन्हीं लोगों का, छोटे बच्चों का बीएमआई कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, वो तो ग्रोइंग स्टेज में है ना, तो उनका बीएमआई कैलकुलेट करके न्यूट्रिशनल, अगर उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का हमने आइडेंटिफाई करना है तो हम उनके हाइट, वेट, उनका क्लासिफिकेशन अलग होता है। उनकी स्टैंडर्ड हाइट का एक आईसीएमआर ने दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उनका स्टैंडर्ड पर्टिकुलर एज वाइज उनका एक टेबल है कि माई लाइक 1 साल का बच्चा है तो उसकी इतनी एवरेज हाइट होनी चाहिए, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसकी एवरेज हाइट इतनी होगी, उसका एवरेज वेट और एवरेज हाइट का एक पर्टिकुलर उनका ग्रोथ कर्व मेजर किया जाता है। वो ग्रोथ कर्व निकालने का अपना फॉर्मूला होता है। उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बीएमआई से कैलकुलेट नहीं होता। बीएमआई इज ओनली मेंट फॉर these adolescent girls, adults, old age people, only for these, है ना, जिनकी हाइट एक लेवल पे पहुंच गई है, हम उसी का बीएमआई निकाल सकते हैं। जिनकी हाइट बढ़नी है, जो ग्रोइंग स्टेज में, उनका बीएमआई हम कैसे निकाल पाएंगे? जी,
थैंक यू सो मच मैम। अभी पूर्णिमा मैम ने एक क्वेश्चन पुट ऑन किया है कि जो गांव की जो महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं बहुत, उनके पास कोई डाइटिशियन बताने वाला नहीं है कि उनके खाने में कितनी कैलोरीज जा रही हैं, कितनी नहीं जा रही है। तो उनको कैसे बताया जाए कि आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है? तो उनको ये सब कौन बताता है? ये कोई नहीं बताता है, और नहीं बताता है तभी वहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और उसके लिए कैंपेन गवर्नमेंट चलाती है और हम लोग भी चला सकते हैं। और हम लोग जो लिटरेट पीपल है वो वहां जाते हैं, तब वो लोग उनको बताते हैं। जैसे कि हमने भी अपने पीएचडी के काम में, और जब मैं एसआरएफसी प्रोजेक्ट में, तो मैंने भी काम किया, तो हम लोग गांव में जाके बताया करते थे कि उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है, उनके गांव में इतनी इतनी सब्जी हो रही होती है, उन्हें नहीं पता है कि उस पर्टिकुलर जो वो साग उगा रहे हैं उसमें आयरन ज्यादा है कि कम है, वो कितना सारा, मतलब उनका तो मेन मकसद होता है कि वो अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं और उसको बेचना। उनका वो सब्जी उगा रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं उसको उनको बेचना, जो बच गई वो खा लिया, नहीं बची तो कोई बात नहीं, जानवर को खिला दिया, फेंक दिया। तो उनको कौन बताता है? कोई नहीं बताता है। लेकिन जब हम सर्वे, गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की और लिटरेट पीपल की है ना, तो जब हम लोग कोई कैंपेन करते हैं तब वहां जाते हैं, तब उनको बताते हैं कि भाई आप लोग ये जो इतना ग्रीन लेफी वेजिटेबल आपने उगाया है, इसमें ये आयरन रिच है, कि इसमें विटामिन ज्यादा है, कि इसमें कैल्शियम ज्यादा है। तो ये तो हम लोग बताएंगे ना जाके, उनको कहाँ से पता? ये लिटरेसी का मतलब ही यही है कि जो लिटरेट होगा, जो पढ़ेगा वही तो जानेगा, उनको कौन बताएगा? सॉरी फॉर कहकशा मैम, थोड़ा सा आपको जरा मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो रूरल एरियाज की जो लेडीज है, इनको बताने के लिए गवर्नमेंट ने जो ये बाल विकास से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, इनको प्रिपेयर किया गया है। इस विभाग में आंगनबाड़ी बहनें हैं, आशा वर्कर्स हैं, ये लोग जा के टाइम पे पर डे की इनकी, उससे ये लोग बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं इन चीजों पे। वही मैं कह रही हूँ कि वर्कर्स, आईसीडीएस के वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर खुले हुए हैं, आशा कर्मचारियां हैं, वो लोग बताती हैं। ये अधिकतर रूरल एरियाज में ही काम करते हैं। ये लोग होते ही मेंट फॉर रूरल वर्क, मतलब ये तो नहीं सोशल टाइम पे पूरी अवेयरनेस देते हैं, उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या उनकी फैकल्टीज हैं, क्या उनको सुविधाएं दी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इनफैक्ट कि फाइनेंशियली भी जो ये हम योजनाएं चलाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये PMMSBY करके जो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, इससे फाइनेंशियली भी हेल्प मिलती है। बाकी आंगनबाड़ी के थ्रू जो हमारी बहनें हैं वो जो काम करती हैं, THR वगैरह जो योजनाएं हैं, ऊर्जा वितरण है, इसके थ्रू ये समय समय पे उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। रूरल एरियाज के लिए ही खास तौर से है मैम। ये एग्री कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल 100% हम एग्री कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज जो है और गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं वही बताते हैं। तो यही बात है कि जो पढ़ा लिखा है, जिसको पता है वही बताएगा। यस मैम, सबसे मेन बात है अवेयरनेस की। अवेयरनेस जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक हम किसी को अवेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अगर हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बना पाएंगे। जो हमारी योजनाएं हैं उनके थ्रू हम इनकी जानकारी खुद रखेंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सोनाली मैम, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। रजनी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? रजनी मैम, मैम प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप तो उस अथॉरिटी में है कि आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत आप ये काम कर रही हैं, लेकिन आपके हिसाब से हम लोग जो एज ए इंडिविजुअल हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं इस मैलन्यूट्रिशन को हटाने में? इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते, सबके सहयोग से ही हो सकता है, ये अकेले कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हम लोग बस सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन शायद कोई इनिशिएटिव आप जैसे अथॉरिटी में जो लोग हैं वही लोग लेते हैं, हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते। तो आपके साथ हाँ जी, हम लोग क्या कर सकते हैं जो इस फील्ड से एकदम हट के है? नहीं, हम लोग अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं आपस में, मतलब इकट्ठा जो अच्छी लगे तो वो हम जाके बता सकते हैं सबको। जी, तो चलिए, आई थिंक प्राची
हाँ जी, यस सीमा मैम। मैम अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सोशल वर्क प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि इंडिविजुअल पर्सन कहाँ जाए, उसे पता भी नहीं होता है कि कैसे हम रूरल एरिया में जाना है, कहाँ जाना है, वो जा भी नहीं सकता है अकेले। तो हम मिलकर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि सबको इकट्ठा करके एक साथ, जिसकी जैसी ओपिनियन है या जो जिस फील्ड का है, जिस तरह से काम करना चाहता है, हम उन सबको एक साथ लेकर एक मुहिम चलाकर, जैसे एक मुहिम, एक जन आंदोलन की तरह से काम कर सकते हैं सबके साथ इकट्ठा होकर। अकेले अकेले तो हम इतना नहीं कर सकते, इसीलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नहीं, अकेले तो पॉसिबल नहीं है ना, काम करती हैं अपने अपने फील्ड्स में। हाँ, तो ये है कि लेकिन पर्सनली हमारा हर जो हम एक समाज में रह रहे हैं, तो पर्सनली हम सबका कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए कि हम अपने लेवल से छोटा कुछ भी कर सकते हैं। हम इवन हम अपना जो हमारी ड्यूटी है, जिस पद पर हम हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रोफेशन हमारा है, हम उसे पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं या उस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, ये भी हमारा सोसाइटी के लिए अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है कि जो जिम्मेदारी हमारी है या जिस पोस्ट पर हम हैं, उस पोस्ट पर रहते हुए हम उस काम को परफेक्ट वे में कर रहे हैं, जिम्मेदारी समझते हुए पूरा कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सोसाइटी में एक अपना कंट्रीब्यूशन है। तो पर्सनली हम इस तरह से सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन इतना काफी नहीं है हम सबके लिए। हमें कुछ अलग से भी अपने एक इंसानियत के नाते, या हम समाज का एक हिस्सा हैं, जागरूक हैं या सिविलाइज्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग भी एकजुट होकर काम करना होगा, तभी अवेयरनेस आएगी। थैंक यू सो मच मैम। अवेयरनेस को आपने काफी ज्यादा बताया है। इवन सभी हमारे गेस्ट ने अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक हम किसी को भी इस बारे में नहीं जानकारी दे सकते। ओके, सो अब समय हमारे पास नहीं है बिल्कुल, इट्स टाइम टू एंड द सेशन। तो नाउ आई विल रिक्वेस्ट कहकशा मैम, no, okay, so I will request Rajiv sir to please present vote of thanks to our guest. Thank you प्रार्थी। सबसे पहले तो आज के सेशन में जो हमारे चीफ गेस्ट रहे उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, डॉक्टर सीमा मिश्रा, रजनी जी और शायद तीसरी गेस्ट अभी दिख नहीं रही हैं, सविता जी 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 सविता जी रिजॉइन नहीं हो सकती, वो पाई नेटवर्क की। अच्छा, तो मैं उनका ही वो देख रहा था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने इस बीजेएसएफ के प्लेटफॉर्म पे आके जो हमारी एक मुहिम है जन जन तक पहुंचने की, जन जन तक हम हर तरह की जानकारी पहुंचा पाएं। और आपने पूरे तरह से कोशिश की सबकी जानकारी देना भी, जो अवेयरनेस वाला मेन मुहिम है वो लोगों तक पहुंचे पाए। लोगों के पास सारी चीजें होने के बावजूद भी जानकारी के अभाव में हम उन चीजों को नहीं कर पाते हैं। अभी समय शायद एकदम से सेशन ओवर हो जाएगा, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बीजेएसएफ आपके साथ हर तरह से है, हमेशा साथ है। हम सब मिलके इस तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं। जैसा कि मुझे इंडिकेशन दिया गया 30 सेकंड्स केवल बचे हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी से कहना पड़ेगा इन बातों को कि जब भी मौका मिले तो हम सब आपस में पर्सनली रूबरू हो पाएं और मिल